बातें मत करो भाई। पहले जो मैं नोट कर रही हूँ इसको नोट कर लो, उसके बाद एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं। जैसे मान लो टेम्परेचर, अगर हम कहें तो टेम्परेचर जैसे जैसे एनवायरनमेंट में इंक्रीज होगा वेदर ड्राई होगा। अगर वेदर ड्राई होता है तो ऑब्वियसली अंदर से वाटर स्टोमेटा से बाहर डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस समय भी ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आता है लाइट। जितनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी ट्रांसपिरेशन रेट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि मैक्सिमम ओपनिंग ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपिरेशन के लिए गार्ड सेल्स की मैक्सिमम ओपनिंग वो ब्लू लाइट में होती है, देन उसके बाद रेड लाइट।
तो ब्लू लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है ना, एनर्जी ज़्यादा है ना, तो ब्लू लाइट में मैक्सिमम ओपनिंग होगी, आफ्टर दैट रेड लाइट। तो यहाँ ट्रांसपिरेशन जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट है। जैसे लाइट इंक्रीज करोगे ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी भी जितनी ज़्यादा होगी ट्रांसपिरेशन रेट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि विंड क्या करती है, ये लीफ की सरफेस से मॉइस्चर को रिमूव कर देती है। तो लीफ की सरफेस से जैसे ही मॉइस्चर हटा तुरंत जो है स्टोमेटा से जो है स्टोमेटा ओपन और गार्ड सेल्स इससे मतलब स्टोमेटा यानी सेल के अंदर से वाटर जो है वो बाहर की ओर डिफ्यूज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या यूँ मान लो विंड वेलोसिटी ज़्यादा है या लाइट ज़्यादा है, तो ये सभी एटमॉस्फेयर से लीफ की सरफेस पे मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। भाई लाइट ज़्यादा होगी ना, ज़्यादा लाइट होने से, ज़्यादा टेम्परेचर होने से जो मॉइस्चर होगा लीफ की सरफेस पे सब एवेपोरेट हो जाएगा। तो वो कंडीशन क्या हो गई, ड्राई। तो इस ड्राई कंडीशन में वाटर अपने आप अंदर से सेल के अंदर से बाहर डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो विंड वेलोसिटी, टेम्परेचर एंड लाइट। नेक्स्ट आता है इसमें ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में जितनी ज़्यादा होगी ट्रांसपिरेशन रेट उतना ही कम होगा, बिकॉज ट्रांसपिरेशन अकर ड्यू टू डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन होने के लिए ज़रूरी होता है कि बाहर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम हो। अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा। ठीक, क्योंकि ये डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। इसका मतलब ये है यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी होगा। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब भी कम होता है ट्रांसपिरेशन रेट क्या होगा, हाई, क्योंकि जो ये वाटर है ना इसको भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर डिफ्यूज होना है। ठीक है, जो वाटर रिमूव होगा यहाँ से वो भी क्या करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रिमूव होगा ना। तो जब भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट है, ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो जब भी बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और वाटर कभी भी बाहर डिफ्यूज नहीं होगा। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो तो उस कंडीशन में इंटरनल सेल के अंदर जो है प्रेशर ज़्यादा होगा और वो जो वाटर है वो अंदर से बाहर डिफ्यूज हो जाएगा। इसका मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से हमेशा ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो भी ये ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, विच फैक्टर इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ट्रांसपिरेशन। लाइट है, टेम्परेचर है, विंड वेलोसिटी है एंड ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी, क्योंकि ह्यूमिडिटी को ही सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी पे क्वेश्चन आया, इसको टिक कर लो। एक तो यहाँ आप टिक करिए, ये भी आए हुए हैं सारे, और इधर से ह्यूमिडिटी यहाँ पे डाल दीजिए नीट। चलो, तो मोस्ट इफेक्टिव जो यहाँ पे क्या कहते हैं फैक्टर होगा वो ह्यूमिडिटी। बताओ क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एटमॉस्फेयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि जो प्रेजेंट वाटर है ये यहाँ से एवेपोरेट हो गया। अगर यही तो मैं कह रही हूँ, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर में जो भी वाटर है वो एवेपोरेट हो जाएगा, वहाँ से ख़त्म। तो वाटर जब कम हो गया अपने आप इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई और ये लीफ से वाटर को बाहर निकाल लेगा। हाँ बिल्कुल, अगर जब भी टेम्परेचर या लाइट ज़्यादा हो उस समय वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो एटमॉस्फेयर की बढ़ती है, क्योंकि वो ड्राई वेदर हो गया ना। और अगर वेदर ड्राई है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, आपको ये नहीं सोचना कि अगर इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो मॉइस्चर कम क्यों हुआ। मॉइस्चर तो टेम्परेचर और लाइट के कारण कम हुआ, इससे वो लीफ से क्या कर लेगा, वाटर को बाहर डिफ्यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो कुछ फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट आपको याद रखना है एंटी ट्रांसपायरेंस। एंटी ट्रांसपायरेंस मतलब वो जो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करे। तो आपने पढ़ा है CO2, अगर CO2 एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती है तो गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से क्लोजिंग कभी नहीं होती, क्योंकि अगर पूरी तरह से क्लोजिंग होगी तो एसेंट ऑफ सैप ही रुक जाएगा। दूसरा जो है यहाँ पर एक आता है क्या कहते हैं CO2 तो बढ़ गया तो वैसे ही कम हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया। एब्सिसिक एसिड भी गार्ड सेल्स को क्लोज करता है। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, ये भी जो है यहाँ गार्ड सेल्स को क्लोज करता है और ट्रांसपिरेशन रेट को कम करेगा। ठीक, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि गार्ड सेल्स अगर खुले हों तो ट्रांसपिरेशन हो ही। गार्ड सेल्स अगर ओपन है तो आपको बताना है यहाँ डिफरेंस, यानी सेल के अंदर और बाहर मॉइस्चर में डिफरेंस कितना है। अगर मॉइस्चर बाहर कम है तो ये यहाँ से ट्रांसपिरेशन होगा, यानी अंदर से वाटर क्या होगा, बाहर डिफ्यूज होगा।
लेकिन बाहर अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो भी गार्ड सेल्स ओपन तो रहेंगे लेकिन ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ये सबको क्लियर? कुछ और अदर फैक्टर्स दिए हुए इसमें, जैसे मान लो मैंने कहा था एनाटॉमी पढ़ाई थी तो कहा था ये जब भी स्टेम पे हेयर्स होते हैं ये स्टेशनरी वाटर को रिटेन करके ट्रांसपिरेशन रेट को कम करते हैं। जैसे मान लो कि स्टेम पे हेयर्स हैं तो इसने कुछ स्टेशनरी एयर को मेंटेन किया, स्टेशनरी एयर मेंटेन होते ही विंड वेलोसिटी कम और ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो यहाँ कम हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा ये हेयर्स जो हैं शाइनी होते हैं तो एक्सेसिव लाइट जो है उसको भी यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो जाएगा? कम। इसके अलावा जो है अगर यहाँ पेलिसेड टिश्यूज़ की बात करें, लीफ का स्ट्रक्चर इंटरनल आप लोगों ने पढ़ लिया है, यहाँ पे पेलिसेड टिश्यूज़ कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। डाइकॉट लीफ में आपने पढ़ा है पेलिसेड टिश्यूज़ कॉम्पैक्टली अरेंज है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। इससे अगर ज़्यादा पेलिसेड टिश्यूज़ हैं तो ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा। ठीक, क्यूटिकल है, क्यूटिकल की लेयर थिक है। क्यूटिकल क्या होती है? फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन है, तो ये जो है ये भी क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन रेट को कम करता है। ऑब्वियसली वाटर यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाएगा। सेल के बाहर अगर क्यूटिकल की लेयर थिक है तो सेल को वाटर के लिए इम्परमेबल बना देगा और यहाँ से ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा इसमें एक संकिन स्टोमेटा है, डीपली एम्बेडेड स्टोमेटा। तो ये डीपली एम्बेडेड स्टोमेटा क्योंकि डेप्थ में है ना, वहाँ जो है विंड वेलोसिटी ज़्यादा फंक्शनल होगी, ना लाइट का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा और ना ही टेम्परेचर का, इससे वो भी ट्रांसपिरेशन रेट को कम करते हैं क्योंकि बाहर की ओर उसमें सब्सिडरी सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये भी जो है ट्रांसपिरेशन रेट को कम करेगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो, इन ब्लू लाइट मैक्सिमम स्टोमेटल ओपनिंग अकर। In blue light, maximum stomatal opening occurs. After that in red light. After that in red light. So this is all about the factors which affect the transpiration. अब इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं आप पूछिए। हायर एल्टीट्यूड्स पे जाने पे ट्रांसपिरेशन रेट क्या होना चाहिए? इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो हायर एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कम होने से ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होगा। इसीलिए देखो पाइन फॉरेस्ट, वहाँ पे जो है संकर स्टोमेटा है। पाइन फॉरेस्ट समझते हो, जहाँ पाइनस है, निडल शेप फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे जब आप देखेंगे तो वहाँ भी ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होता है। इससे लीफ जो है वो निडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और स्टोमेटा क्या होता है? डीपली एम्बेडेड होगा, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स पे जाने पर ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज होता है, प्रेशर वहाँ पे कम होगा। ठीक है, चलो और किसी का कोई डाउट? नहीं, ये तो सबके लिए है। अगर आप कह रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लाइट, विंड वेलोसिटी अप टू सम एक्सटेंट, जब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन, एडवर्स कंडीशन आएगी तो सभी में स्ट्रेस हार्मोन बन के स्टोमेटा क्लोज होंगे। ये तो लिमिट है ना सबकी। मान लो कि बहुत ज़्यादा लाइट टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी है, उस कंडीशन में तो ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होगा। बहुत एक्सट्रीम हो जाने पर अगर ये स्टोमेटा या गार्ड सेल्स खुले ही रह गए तो प्लांट क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा और डेड हो जाएगा। इससे एडवर्स सिचुएशन में उस समय एब्सिसिक एसिड सिंथेसाइज होकर के स्टोमेटा क्या होंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो ये सब लिमिटेड एक्सटेंट तक है। सही है, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। लग रहा है मॉड्यूल लगा लिया है, अच्छी बात है। चलो, तो ये अब मेरे ख्याल में सबको क्लियर है। ट्रांसपिरेशन में आपने फैक्टर्स पढ़ लिया है, कौन कौन से जो है। इसकी पहली बात मैकेनिज्म क्या है ये आपने पढ़ ली है। स्टोमेटा का जो है स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया। इसके अलावा गार्ड सेल्स जो है दो किडनी शेप या बीन शेप के, एक तो ये हो गया या फिर डम्बल शेप गार्ड सेल्स है, ये भी पढ़ चुके हो। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ लिया। चलो, अब इसमें ट्रांसपिरेशन का जो है इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन? It is responsible for ascent of sap, water mineral absorption and cooling effect to plants. प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट भी देगा, ये टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। दूसरा जो है ये एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन ना हो तो एसेंट ऑफ सैप नहीं होगा। इसके अलावा जो है ये वाटर एब्जॉर्प्शन
अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है तभी वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे सिग्निफिकेंट शायद आप लोग पहले ही लिख चुके हो ना। चलो नेक्स्ट इसमें आता है एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स अप टू द लीव्स, यानी जो भी वाटर मिनरल एब्जॉर्ब है उसका ट्रांसपोर्टेशन रूट से लेकर के लीव तक होना, ये कहलाता है एसेंट ऑफ सैप। एंड इट ऑलवेज अकर्स थ्रू जाइलम, हमेशा जाइलम के थ्रू होगा। तो जाइलम के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा। आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको कई बार ये भी दिया होगा कि वाटर मिनरल इनका ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल भी है, कभी दिया रहेगा यूनी डायरेक्शनल है, या फूड का ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल या यूनी डायरेक्शनल भी दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू है तो हमेशा यूनी डायरेक्शनल, और जब भी फ्लोएम के थ्रू होगा तो हमेशा बाई डायरेक्शनल। ठीक है, जाइलम जो है वो केवल वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करती है बल्कि कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस का भी है, और इसी तरह से फ्लोएम ये केवल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ही ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, इसके साथ साथ वाटर और मिनरल का भी ट्रांसपोर्ट करती है। कैसे? देखो, जो फूड बना लीफ में वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है लोअर साइड में, लेकिन वही फ्लोएम सेल्स एडजेसेंट जाइलम सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो वाटर मिनरल उसमें भी आ गया। दूसरा, फ्लोएम का जाइलम का ट्रांसपोर्ट यूनी डायरेक्शनल है, लेकिन उसमें कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हैं। कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे? यूराइड्स वगैरह, जैसे जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, जो नाइट्रोजन यहाँ पे एमाइड्स के, एमाइड नहीं कहोगे, जो नाइट्रोजन यूराइड्स के फॉर्म में स्टोर है वो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक, इसके अलावा जो यहाँ पर अदर एमाइड्स वगैरह बनते हैं वो जाके लीव्स में बनेंगे, तो वो एमाइड जो लीव्स में बने हैं वो यहाँ पे फ्लोएम के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इससे चाहे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, ये दोनों ही जाइलम और फ्लोएम दोनों के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन जाइलम अगर ट्रांसपोर्ट करेगा तो यूनी डायरेक्शनली, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा तो बाई डायरेक्शनली। ठीक है, चलो, एसेंट ऑफ सैप ऑलवेज अकर्स थ्रू जाइलम। इट वाज प्रूव्ड बाय गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? ये डोर तो ओपन कर दो भाई। हाँ, चलिए बताइए, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कोई जानता है? जानते हो तो बताओ। अच्छा सुनो, ठीक है, सुन लो सब लोग। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? दो प्लांट ट्विग्स ली गई, इन दोनों प्लांट ट्विग्स में एक में केवल जाइलम को ब्लॉक किया गया और सेकेंड में क्या है? गर्डलिंग कर दी गई। गर्डलिंग या रिंगिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ बार्क। एंड व्हाट इज बार्क? हाँ, ऑल द टिश्यूज आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम। अब वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर टिश्यूज क्या है? सेकेंडरी प्राइमरी फ्लोएम होगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा, और इसके अलावा हाँ पेरिडर्म कह सकते हो, पेरिडर्म कंप्लीट। तो ये जो है पूरे टिश्यूज इनको रिमूव कर दिया जाए। तो अगर एक प्लांट ट्विग में आपने केवल जाइलम को ब्लॉक किया है, दूसरे प्लांट ट्विग में आपने बार्क को रिमूव कर दिया, और दोनों ट्विग्स को सेपरेटली आपने एक वाटर फिल्ड बीकर में रख दिया, तो कुछ देर बाद ऑब्जर्व करने के बाद कौन से बीकर में प्रेजेंट प्लांट या ट्विग जो है वो ड्रूपिंग शो करेगी या विल्टिंग शो करेगी, और कौन सी फ्रेश रहेगी? दोनों क्या? जिसमें आपने जाइलम को ब्लॉक किया है वो विल्टिंग शो करेगा, और जिसमें आपने बार्क को रिमूव करा है वो यहाँ पे फ्रेश रहेगी। क्यों? क्योंकि बार्क रिमूव करने पे सारे टिश्यूज रिमूव हो गए, लेकिन जाइलम सेंटर में इंटैक्ट था। ठीक, लेकिन जहां आपने सारे टिश्यूज को रखा, केवल जाइलम को ब्लॉक किया है, तो यहाँ पर एसेंट ऑफ सैप होगा ही नहीं। तो एसेंट ऑफ सैप नहीं होगा, इसका मतलब यह है प्लांट को वाटर नहीं मिला और वो विल्टिंग शो करेगा। ये बात क्लियर हो गई? जनरली लगता है कि जहां पर बार्क को रिमूव किया गया, जहां गर्डलिंग की गई, वो विल्टिंग शो करे, बट वो विल्टिंग शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि सारे टिश्यूज तो निकल गए, लेकिन फिर भी जो एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज जाइलम, वो तो सेंटर में इंटैक्ट है। ठीक है, लेकिन जहां पे आपने सारे टिश्यूज को प्रेजेंट रखा, केवल जाइलम को ब्लॉक किया है, तो यहाँ पर वो विल्टिंग शो करेगा। क्यों? ओनली जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप। क्लियर सबको? अब टेंशन ये है कि जाइलम को ब्लॉक कैसे किया जाए, क्योंकि लास्ट में जाकर के क्वेश्चन ये था, वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये जाइलम ब्लॉक कैसे होता है?
वहाँ पे आप वैक्स लगा दीजिए। अब कैसे पता चलेगा कितना पार्ट जाइलम है जो वैक्स लगा दिया जाए? तो आप एक कलर्ड वाटर में उस प्लांट विक को डिप कर दो, तो जहाँ से एसेंट ऑफ सैप होगा ना, वो उतना पार्ट जाइलम का कलर्ड हो जाएगा। उतनी दूर में आप वैक्स लगा दो, तो वैक्स क्या करेगा? ऑब्वियसली सेल को वाटर के लिए इम्परमेबल बना देगा ना, एसेंट ऑफ सैप नहीं होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो भी मोनोकॉट्स हैं उनमें गर्डलिंग पॉसिबल क्यों नहीं है? स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। भाई स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है, इससे वहाँ गर्डलिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि ये तो डाइकॉट है, तो डाइकॉट में सारे वेस्कुलर बंडल इस तरह रिंग में अरेंज है। ठीक है, तो यहाँ वेस्कुलर बंडल सारे रिंग में अरेंज हो गए। ये इसमें कैम्बियम है, अंदर की ओर जाइलम है, ये जाइलम हो गया, और बाहर की ओर इसमें फ्लोएम है। तो इजीली इसको कट करके निकाल सकते हैं ना बाहर वाला पोर्शन, तो यहाँ तो पॉसिबल है। लेकिन अगर स्टेम में वेस्कुलर बंडल इस तरह से स्कैटर्ड है, ये इस तरह से स्कैटर्ड है, तो क्या यहाँ पॉसिबल है? यहाँ बाहर की ओर फ्लोएम होगा और अंदर की ओर क्या होगा? जाइलम। तो क्या पॉसिबल है? यहाँ कितनी भी डिज़ाइन कट मार के बनाओगे तब पर भी पॉसिबल नहीं है कि फ्लोएम सारे रिमूव हो जाए। इससे गर्डलिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट स्टेम। सबको ये बात क्लियर? चलिए, तो इसमें जो है एसेंट ऑफ सैप में एक डेफिनेशन लिखे है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, transport of water and minerals from roots up to leaves, up to leaves. Next point लिखिए, always occurs through xylem, always occurs through xylem, proved by girdling experiment, proved by girdling experiment. Proved by girdling or ringing experiment. चलो, तो गर्डलिंग और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे बनाना है, ड्रॉ करना है। यहाँ दो ट्विग्स बना रही हूँ, दो सेपरेट बीकर में। फर्स्ट में जो ट्विग होगी उसको आपको थोड़ा विल्टिंग शो करना है, लीव्स को डाउन बनाइएगा, और सेकेंड में पूरा फ्रेश रहेगा प्लांट। यहाँ पे लिखिएगा गडल स्टेम। गडल स्टेम का मतलब बार्क इज रिमूव्ड। बार्क इज रिमूव्ड। और यहाँ पे लिखिएगा ओनली जाइलम इज ब्लॉक्ड। ओनली जाइलम इज ब्लॉक्ड। यहाँ पे लिखिएगा प्लांट शोज विल्टिंग।
plant shows wilting due to absence of ascent of sap, as xylem is blocked. और यहाँ आपको लिखना है इसका रिजल्ट, प्लांट रिमेन फ्रेश as xylem is intact. आपको फर्स्ट वाले में लिखना है प्लांट शोज विल्टिंग। यहाँ पे प्लांट विल्टिंग शो कर रहा है ना, क्यों शो कर रहा है? क्योंकि एसेंट ऑफ सैप नहीं हुआ, और एसेंट ऑफ सैप एब्सेंट क्यों है? ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ जाइलम, जाइलम को ब्लॉक करा गया है। लेकिन सेकेंड वाला जो है ये फ्रेश है, क्यों? क्योंकि सारे टिश्यूज रिमूवल के बाद भी यहाँ पर जाइलम इंटैक्ट है, इससे जो है ये एसेंट ऑफ सैप यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा। जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे रिंगिंग का मीनिंग लिखे। चलो ये हो गया एसेंट ऑफ सैप। चलो अब नेक्स्ट है, इसमें एसेंट ऑफ सैप के लिए कुछ थ्योरीज आई थी। पहले तो सब लोग जो है नोट करना बंद करो और जो मैं बता रही हूँ उसको सुनो। देखो एसेंट ऑफ सैप के लिए कुछ थ्योरीज हैं। जैसे फर्स्ट थ्योरी जो है इसमें गॉडलेस्की और एक वाइटल फोर्स थ्योरी थी जो गॉडलेस्की और जेसी बोस ने दी थी। ठीक है, उनकी थ्योरीज का नाम था, जो गॉडलेस्की थे उन्होंने तो रिले पंप थ्योरी दी, और जो जेसी बोस थे इन्होंने यहाँ पर पल्सेशन थ्योरी दी। तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एसेंट ऑफ सैप होता है वो ऑलवेज थ्रू पंपिंग एक्शन ऑफ लिविंग सेल्स। मतलब इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि अगर एसेंट ऑफ सैप हो रहा है तो ये सेल के अपने पंपिंग एक्शन के थ्रू हो रहा है। कैसे पंपिंग एक्शन हो रहा है? कोई भी सेल अगर वाटर अब्जॉर्ब करती है तो एक्सपेंड हो गई, और अगर ये वाटर यहाँ से लूज करती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। यही कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो है क्या करता है? पंपिंग एक्शन करता है, और एसेंट ऑफ सैप हो गया। लेकिन ये थ्योरी जल्दी ही रिजेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि कभी लिविंग सेल एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। हमेशा एसेंट ऑफ सैप जो है वो डेड सेल्स के थ्रू होता है। जाइलम डेड है ना, इसके थ्रू होता है। तो ये थ्योरी तो गई। सेकेंड आती है इसमें रूट प्रेशर थ्योरी। इस पर क्वेश्चन आया हुआ, इसको ध्यान से सुनना। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन रूट प्रेशर क्या होता है इससे रिलेटेड जो है फैक्टर्स वगैरह आपसे पूछे गए हैं। पहली बात तो रूट प्रेशर क्या होता है। मान लो मैंने कहा अगर ट्रांसपिरेशन रेट हाई कर दिया जाए तो वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रांसपिरेशन रेट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए फिर से एब्जॉर्प्शन वाटर मिनरल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाए, इस कंडीशन में वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होगा। ठीक, और अंदर जो है क्या हो जाएगा? वाटर ही वाटर हो जाएगा प्लांट के अंदर। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर हम लोग ये बोलें कि यहाँ पर वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपिरेशन पुलिंग। भाई ट्रांसपिरेशन क्या कर रहा है? पुलिंग फोर्स जनरेट कर रहा है ना। वाटर ट्रांसफायर हो रहा है तो ये वाटर को नीचे से अपसाइड में जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको खींच रहा है। तो ये फोर्स जो होता है इसे कहते हैं पुलिंग फोर्स। ठीक, ये वाटर को पुल कर रहा है। तो मान लो कि अगर ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाए और उस कंडीशन में वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन तो नहीं रुकेगा, वो तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वाटर के थ्रू मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हमेशा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्लांट के अंदर वाटर ही वाटर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब जो अंदर वाटर है ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा एंड दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। रूट प्रेशर इस पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्यों कहा गया? क्योंकि रूट की अपनी एक्टिविटी के कारण ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है। भाई अगर ट्रांसपिरेशन रेट लो हो गया तो रूट को भी एब्जॉर्प्शन कम कर देना चाहिए था, लेकिन उसी रूट की लिविंग सेल ने अपनी एनर्जी को एक्सपेंस करके एक्टिवली वाटर को अंदर ले लिया। ठीक है, तो दिस पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। ये बात समझ में आ रही है?
देखो रूट क्या करती है, अगर वहाँ ट्रांसपिरेशन रेट कम हो गया तो उस कंडीशन में एक्टिवली वाटर को एब्जॉर्ब करके अंदर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करती है, एंड दिस पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर, बिकॉज दिस प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ रूट इटसेल्फ। तो इसको कहते हैं रूट प्रेशर। ठीक, अब रूट प्रेशर की कंडीशन में वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसा हुआ था? एक्टिवली। फर्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, सेकेंडली अगर रूट प्रेशर कहा जाए तो रूट प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा? पुलिंग और पुशिंग? ये पुशिंग प्रेशर है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। रूट प्रेशर इज पुशिंग प्रेशर बाय ट्रांसपिरेशन कॉजेज अ पुलिंग फोर्स। तो ये पुलिंग फोर्स जनरेट करेगा और ये पुशिंग। चलो, तो ये जो पॉजिटिव रूट प्रेशर है इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप अकॉर्डिंग टू प्रीस्टली। ये प्रीस्टली ने सोचा था, ऐसा होता नहीं है कुछ। क्यों नहीं होता है? इसका रीजन, मान लो कि अगर यहाँ पे एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल हम रूट प्रेशर को मान लें, या ये जो है रूट प्रेशर है, तो रूट प्रेशर जो है आप ये सोचो कब जनरेट होगा? ट्रांसपिरेशन रेट जब कम होगा। अगर ट्रांसपिरेशन रेट को कम देखना है तो कब होगा? नाइट और अर्ली मॉर्निंग, है ना। नाइट और अर्ली मॉर्निंग में जब टेम्परेचर और लाइट कम है उस कंडीशन में जो है ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा और रूट प्रेशर जनरेट हो जाएगा। ऑल्दो इट वॉज ऑब्जर्व दैट एसेंट ऑफ सैप मैक्सिमली अकर्स इन डे टाइम, जबकि जो एसेंट ऑफ सैप है वो तो मैक्सिमम जो है डे टाइम में होगा, वरना प्लांट ड्राई होकर के डेड हो गए होते हैं। इसे मैक्सिमम एसेंट ऑफ सैप जो हो रहा है वो तो डे टाइम में है, और रूट प्रेशर जो जनरेट होता है नाइट में। तो क्या आप ये बोल सकते हो रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप? तो ये तो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया ना। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन क्या है? जीरोफाइट्स, जो कि ऑलरेडी वाटर डिफिशिएंट एरिया में ग्रो कर रहे हैं और उनमें हम ये सोच लें कि रूट प्रेशर जो है वो जनरेट हो गया, बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रूट प्रेशर कभी भी जीरोफाइट्स में जनरेट हो ही नहीं सकता। बेचारे ड्रीमिंग भी नहीं कर सकते, कभी सपना भी नहीं देख सकते कि उनके में रूट प्रेशर जनरेट हो। उन्हें तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वाटर मिल जाए, यही बहुत है। तो कभी भी जीरोफाइट में रूट प्रेशर होगा नहीं। क्या जीरोफाइट्स में एसेंट ऑफ सैप नहीं होता? होता है। तो ये थ्योरी भी गलत हो गई, है ना। थर्ड, जितने भी पोरली एरेटेड सॉइल हैं, जितनी भी पोरली एरेटेड सॉइल हैं या फ्रॉस्ट कंडीशन में है, उस कंडीशन में भी प्लांट में रूट प्रेशर जनरेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पोरली एरेटेड सॉइल है, उसमें एयर तो कम है, ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम होगी तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी ना। अगर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी कम हो गई, एटीपी जनरेट ही नहीं हुआ, तो एक्टिवली वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? तो जितनी भी पोरली एरेटेड सॉइल हैं उनमें प्लांट्स जो है उनमें भी कभी रूट प्रेशर जनरेट नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी जो है रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी कम हो जाएगा, तो ये कभी भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा फॉर क्रिएटिंग अ रूट प्रेशर। ठीक, तो ये जो है यहाँ पर भी कभी रूट प्रेशर जनरेट नहीं होता। फ्रॉस्ट कंडीशन, ये तो बिल्कुल कंडीशन ही एडवर्स है। फ्रॉस्ट कंडीशन में क्या होता है, जो वाटर है वो जनरली आइस में कन्वर्ट होने लगता है। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे प्लांट अपने अंदर जो है ग्लिसरॉल को डेवलप कर लेते हैं ताकि उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, वो फ्रॉस्ट कंडीशन में ना आए। तो उस कंडीशन में उन्हें वाटर एब्जॉर्प्शन या एसेंट ऑफ सैप की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो कभी भी वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, देखो मान लो अगर मैं ये बोलूँ कि अंदर जो है वो इस तरह की कंडीशन डेवलप कर लेता है जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए, भाई वाटर लूज करेगा। वाटर लूज करने से क्या होगा? सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ गया, सेल सैप का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो उसमें फ्रीजिंग जल्दी नहीं होती। आप नॉर्मली सोच के देखो, जब आपने वाटर को फ्रीजर में रखा जल्दी आइस में कन्वर्ट हो गया, और जब आपने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना के आइसक्रीम को जमाने की कोशिश करी तो सुबह से शाम हो जाती, वेट करते करते आइसक्रीम जमती नहीं है, और बाद में जाकर के क्या होता है, हाँ हम लोग शेक पी लेते हैं क्योंकि इतना जो है टॉलरेट होता ही नहीं है। तो ये कंडीशन केवल इसलिए है क्योंकि वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुका है सोल्यूशन का, और जल्दी वो जो है यहाँ पे फ्रीज होगा ही नहीं। इसलिए ऐसा ही प्लांट भी करते हैं, वो भी अपने सेल सैप को थोड़ा डेंस बना लेंगे वाटर लूज करके। तो इससे क्या होगा, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी और कभी भी वाटर यहाँ से लूज नहीं होता बाहर, तो इससे ज़्यादा वाटर का जो है रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। चलो ये कंडीशन हो गई। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे भी जो है अगर देखा जाए तो रूट प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। तो जब रूट प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो अपने आप ही आप कह नहीं सकते एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लस इसका मैग्नीट्यूड बहुत लो है, मतलब अप्रोक्स 2 एटमॉस्फेयर है, एंड 1 एटमॉस्फेयर कैन रेज वाटर अप टू 32 फीट हाइट।
जो 1 एटमॉस्फेयर है ना, ये प्लांट में 32 फीट हाइट तक ही वाटर को रेज कर सकता है। लेकिन अगर मैं 2 एटमॉस्फेयर मान लो मैक्स टू मैक्स मान भी लूँ तो 64 फीट हाइट, और 64 फीट हाइट जो है वो वेरी टॉल प्लांट जो है उनके लिए पॉसिबल नहीं है। वहाँ तक एसेंट ऑफ सैप कैसे होगा? तो ये रूट प्रेशर इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप। कुछ प्लांट्स में तो पॉसिबल होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन पूरे टॉल प्लांट्स में कंप्लीटली एसेंट ऑफ सैप रूट प्रेशर पर डिपेंडेंट हो, ये एकदम इम्पॉसिबल है। इससे रूट प्रेशर थ्योरी भी क्या हो गई? नेग्लेक्टेड। थर्ड इसमें थ्योरी आती है फिजिकल फोर्स थ्योरी। पहले वाइटल फोर्स थ्योरी थी, फिर रूट प्रेशर थ्योरी आ गई, और नेक्स्ट आता है फिजिकल थ्योरी। तो फिजिकल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? जैसे आप लोगों ने इम्बाइबेशन पढ़ा हुआ है, तो उसमें भी यही है। इम्बाइबेशन थ्योरी क्या कहती है? हर सेल जाइलम की, इसने वाटर इम्बाइब किया एडजेसेंट सेल से, अपर वाली सेल ने इससे वाटर इम्बाइब किया, उसकी अपर वाली सेल ने इससे वाटर इम्बाइब किया, इस तरह से एसेंट ऑफ सैप हो गया। जबकि एसेंट ऑफ सैप जो है वो जाइलम की एम्प्टी ल्यूमेन के थ्रू होता है, नॉट थ्रू सरफेस। ठीक है भाई, जाइलम के थ्रू वाटर जो है एसेंट ऑफ सैप कर रहा है ना, एसेंट ऑफ सैप हो रहा है। तो जब जाइलम के थ्रू हो रहा है तो उसका एम्प्टी ल्यूमेन, उसके अंदर जो खाली स्पेस है उसके थ्रू एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, ना कि वॉल्स के थ्रू है। इससे इम्बिबिशन थ्योरी भी फेल। दूसरा जो है यहाँ पर एक थ्योरी, बहुत मजेदार थ्योरी आई थी, चेन थ्योरी। चेन थ्योरी क्या है? वाटर मॉलिक्यूल एयर बबल, वाटर मॉलिक्यूल एयर बबल, वाटर मॉलिक्यूल एयर बबल, चेन बन गई। जब एयर बबल एक्सपेंड करता है तो एसेंट ऑफ सैप हो जाता है। क्या ये थ्योरी सही है? अगर एयर बबल जो है ब्लास्ट हो जाए तो क्या पानी बाहर झाग के अंदर आ गया? ऐसा नहीं होता। इससे जो है ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गई थ्योरी। फिर नेक्स्ट जो थ्योरी आई वो कैपिलरी फोर्स थ्योरी है। कैपिलरी फोर्स थ्योरी क्या होती है? कैपिलरी सब लोग समझते हो, एक नैरो ट्यूब होती है जिसमें सरफेस टेंशन के कारण वाटर रिटेन रहता है। ठीक है, उस कैपिलरी को आप वाटर में डिप करेंगे, निकालेंगे, उसके अंदर ऑलरेडी वाटर रिटेन होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक, अब इस कैपिलरी फोर्स थ्योरी को इन्होंने अप्लाई किया प्लांट्स में। तो कैपिलरी फोर्स थ्योरी वहाँ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो पॉसिबल थी कि भाई ट्रैकिड्स पतले पतले होते हैं और इनके बीच में कैपिलरी बन गई और इसने वाटर रिटेन कर लिया, इसी के फोर्स से एसेंट ऑफ सैप हो रहा है। लेकिन वेसल्स जो हैं उनका ल्यूमेन ब्रॉड होता है, कैपिलैरिटी वहां पर पॉसिबल नहीं है। इससे एसेंट ऑफ सैप जो है वो यहाँ पर केवल कैपिलरी फोर्स थ्योरी के थ्रू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह है जो कैपिलरी फोर्स थ्योरी शॉर्ट डिस्टेंस तक तो ये साइमल्टेनियसली वर्क करती है, लेकिन मेनली अगर कहते हैं एसेंट ऑफ सैप जो है वो कैपिलरी फोर्स थ्योरी पे डिपेंडेंट है, तो ये रॉन्ग। अब इसमें से लास्ट जो एक थ्योरी आई, दो मस्त पर्सन आए जॉली नेचर के, उन्होंने बोला इसमें एसेंट ऑफ सैप में है ही क्या, इट इज जस्ट अ फिजिकल फिनोमेना। फिजिकल फिनोमेना क्यों है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एक कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बनाता है। क्यों बनाएगा? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स है। ठीक, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कहते थे भाई साथ मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए, सारे भाई आपस में अटैच हैं। अब ये जो है जाइलम वॉल के थ्रू भी अटैचिव फोर्स के थ्रू अटैच होंगे। भाई जाइलम वॉल से भी अटैचिव फोर्स के थ्रू अटैच है और आपस में भी कंटिन्यूअस अटैच है कोहेसिव फोर्स के थ्रू। ये जो है इसका सरफेस टेंशन मेंटेन करता है, दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। सरफेस टेंशन का मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, उसको टेंशन क्रिएट करने के लिए जो स्ट्रेंथ होती है दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, और यू कैन से इट इज अ सरफेस टेंशन। ऑल्दो एनसीईआरटी ने इसको अलग से लिखा हुआ है, बट सरफेस टेंशन एग्जैक्टली कुछ ऐसा है नहीं। सरफेस टेंशन का मतलब है यही कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स यहाँ पर सरफेस टेंशन क्रिएट करते हैं और कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बन गया। ऊपर से पुलिंग फोर्स जनरेट करने का काम किसने किया? ट्रांसपिरेशन ने। तो ट्रांसपिरेशन ने पुलिंग फोर्स जनरेट किया, कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बन गया, यही है एसेंट ऑफ सैप। इसी तरह एसेंट ऑफ सैप हो गया। क्या प्लांट नहीं है तो एसेंट नहीं होता क्या? आपने नॉर्मल एक पानी वाटर पाइप आती है ना, वाटर पाइप का एक एंड आपने वाटर में डिप किया, दूसरी तरफ वाटर सक करके छोड़ दो, अपने आप पानी आ रहा है। इसमें कौन से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत है? तो ये जो है बिल्कुल ऐसा ही फिजिकल एक्टिविटी है। अगर जाइलम डेड है तो डेड सेल के थ्रू जो एक्टिविटी है ऑब्वियसली फिजिकल होगी। तो ये बस पुलिंग फोर्स जो जनरेट करने का काम है वो भी ट्रांसपिरेशन है, और जो कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बन रहा है ये भी जो है क्या है? फिजिकल एक्टिविटी, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। कोई भी लिविंग सेल की इसमें जरूरत नहीं है। इससे जो है यहाँ पे आपको बोलना है कि ये जो एसेंट ऑफ सैप है इट इज ड्यू टू कोहेजन टेंशन थ्योरी और ट्रांसपिरेशन पुल, और जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था नाम है डिक्सन एंड जॉली।
मस्त डिस्को करते हुए जॉली नेचर के दो लोग आए, कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बनाओ, ट्रांसपिरेशन की पुलिंग हो गया एसेंट ऑफ सैप। क्या बकवास अब तक चल रही थी, सोचो, बकवास ही तो थी। क्या बकवास चल रही थी? कहने का मतलब कोई रूट प्रेशर कह रहा है, कोई इम्बिबिशन थ्योरी कह रहा है, कोई कैपिलरी थ्योरी कह रहा है। कैपिलरी एक्शन पॉसिबल है बट अप टू शॉर्ट डिस्टेंस, लेकिन कंटिन्यूअस वाटर कॉलम जो है मेनली बना तब जाकर के एसेंट ऑफ सैप बहुत टॉल ट्रीज में पॉसिबल है। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ये सबको क्लियर? इट वाज प्रपोज बाय डिक्सन एंड जॉली। चलो ये सबको समझ आ गया, जल्दी से लिखो नेक्स्ट, थ्योरीज रिलेटेड टू एसेंट ऑफ सैप। पहले इसको नोट कर लो, आपका एक पॉइंट है, मैं बता रही हूं अभी इसको नोट करोगे तो और पॉइंट्स आएंगे, तब आप पूछना, अभी नहीं। एक मिनट रुक जाओ। चलो बोलो क्या पूछना है। क्या? गटेशन तो रूट प्रेशर के कारण ही है, क्योंकि गटेटेड वाटर इम्प्योर वाटर है, और इम्प्योर वाटर तब बाहर आता है जब उसको धक्का मारा जाए, तब ऐसा होता है। ठीक है, तो वो इम्प्योर है। अभी गटेशन आपने लिखा नहीं है। हाँ बोलो, लास्ट वाला एटमॉस्फेयर वाला क्या? रूट प्रेशर। चलो उसको मैं बताती हूँ ना, उसको अभी आप नोट करोगे, समझ में आ जाएगा। चलो लिखो, थ्योरीज रिलेटेड टू एसेंट ऑफ सैप। चलिए इसमें नंबर 1 लिखिए, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू गॉडल्यूस्की एंड जेसी बोस according to Godlewski and J.C. Bose, pumping activity of living cells is responsible for ascent of sap. Pumping activity of living cell is responsible for ascent of sap, but it was rejected as this phenomena occurs through dead cells, that is xylem. Through dead cells or xylem. Now next, root pressure theory. Root pressure theory. Proposed by Priestley. प्रीस्ली ने बेल्जार एक्सपेरिमेंट दिया था ना, वही प्रीस्ली है। प्रपोज बाय प्रीस्ली। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन ट्रांसपिरेशन रेट इज लो,
transpiration rate is low and absorption rate by roots is high. When transpiration rate is low and absorption rate by roots is high, it develops positive hydrostatic pressure. It develops positive hydrostatic pressure. Positive hydrostatic pressure. Which is pushing pressure. Which is pushing pressure. Pushing pressure is called root pressure. Is called root pressure. In this condition, water absorb actively. In this condition, water absorb actively. चलो इस पूरी लाइन को आपको अंडरलाइन क्या करना है? जहां आपने कहा है लो ट्रांसपिरेशन हाई एब्जॉर्प्शन, अंडरलाइन करो. लो ट्रांसपिरेशन हाई एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट पुशिंग प्रेशर. और जहां आपने लिखा है वाटर एब्जॉर्ब एक्टिवली, इसको अंडरलाइन करिए. इन सब में नीट डाल दीजिए. 3 डिफरेंट क्वेश्चंस में इस पॉइंट को पूछा गया है कि रूट प्रेशर जनरेट करने के लिए वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? ऑब्वियसली एक्टिवली. अगर कहीं पे कोई भी चीज़ एक्यूमुलेट की जा रही है तो नॉर्मली जो दूसरी कंडीशन है इससे लो कंसेंट्रेशन पे, तो लो से हाई मूव कराने के लिए हमेशा जो एब्जॉर्प्शन होगा ये ऑलवेज ऑन द एक्सपेंस ऑफ एडीपी. चलो नेक्स्ट, इसमें एक तो एक्टिवली एब्जॉर्प्शन हो गया, दूसरा पुशिंग प्रेशर पे अलग जो है आपसे पूछा गया ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर, वो था. तो उसमें आपको देना था पुलिंग एंड पुशिंग प्रेशर रेस्पेक्टिवली. ये भी क्वेश्चन आया 2015 का है. नेक्स्ट इसमें, हाँ बोलो मत भाई, बोलो मत, जिसका जो डाउट है उसे पूछने दो, बोलो. चलो तो ये जो है इसमें पुलिंग प्रेशर और पुशिंग प्रेशर समझ में आ गया. ट्रांसपिरेशन पुलिंग है और जो रूट प्रेशर है वो पुशिंग है. इसके अलावा इसमें एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है, ये इंपॉर्टेंट है. और एक स्टेटमेंट आपने क्या अंडरलाइन किया है? हाँ, लो ट्रांसपिरेशन एंड हाई एब्जॉर्प्शन रेट, ये आपको बताना है. क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन लो नहीं होगा तो कभी भी रूट प्रेशर जनरेट नहीं होता है. हाँ, गटेशन का रीजन तो रूट प्रेशर है. चलो नेक्स्ट इसमें जब गटेशन पढ़ना तब बताएंगे वहां पर. चलो दिस रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल, नेक्स्ट आपको लिखना है दिस रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ascent of sap. This root pressure is responsible for ascent of sap. But it was rejected due to having following reasons. It was rejected due to having following reasons. Number 1, लिखिए. रूट प्रेशर इज जनरेटेड in night or early morning. Root pressure is generated in night and early morning in normal land plants. In normal land plants, but ascent of sap occurs maximum in daytime. But ascent of sap occurs maximum in daytime.
मैक्सिमम इन डे टाइम। ये क्लियर सबको? नाउ सेकेंड पॉइंट, root pressure is never generated in xerophytes. Root pressure is never generated in xerophytes. xerophytes की स्पेलिंग यहाँ से देख लेना, नहीं तो पता लगा ZEGRO लिख दो। Root pressure is never generated in xerophytes. And in plants develop in poorly aerated soil. And in plants develop in poorly aerated soil. Poorly aerated soil. ये सबको क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Its magnitude is very much low. Its magnitude is very much low. That is approx 2 atmosphere. That is approx 2 atmosphere. And 1 atmosphere can raise water. 1 atmosphere can raise water up to 32 feet height. Hence not possible in very tall trees. Hence not possible in very tall trees. चलिए ये अपने रीजंस लिखे हैं कि क्यों रूट प्रेशर जो है ये एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी फिजिकल फोर्स थ्योरी में आपको फर्स्ट सीखना है इम्बिबिशन थ्योरी। क्लियर हो गया? चलिए आप नोट करिए। चलिए फिजिकल फोर्स थ्योरी में क्या है, सबसे पहले इम्बिबिशन थ्योरी, मतलब सेल टू सेल वाटर इम्बाइब होकर के एसेंट ऑफ सैप हो जाता है। लेकिन ये थ्योरी रिजेक्ट क्यों हुई? क्योंकि हमेशा एसेंट ऑफ सैप एम्प्टी ल्यूमेन के थ्रू होता है, नॉट थ्रू द सर्फेस ऑफ सेल। ठीक है, चलो इसमें लिखिए imbibition theory. It explains the ascent of sap occurs by imbibing water through cell surface, but was rejected as this phenomena occurs through empty lumen. This phenomena occurs through empty lumen. ल्यूमन का मतलब होता है स्पेस, ठीक है, थ्रू एम्प्टी ल्यूमन, नॉट थ्रू द सेल सरफेस, नेक्स्ट देखिए कैपिलरी फोर्स थ्योरी। कैपिलरी फोर्स थ्योरी इसमें लिखिए कैपिलैरिटी इज पॉसिबल in tracheids
capillarity is possible in tracheids only, which can raise water up to small height. क्योंकि आपने पढ़ा है एंजियोस्पर्म में 90 to 95% वेसल्स ही हैं, ठीक है, रेस्ट टिश्यूज जो है वो 5 to 10% में है। तो यहाँ पे मेनली क्या हो गया, वेसल हो गया ना। तो आपने लिखा कैपिलैरिटी इज पॉसिबल ओनली इन ट्रैकीड्स विच कैन रेज वाटर अप टू वेरी स्मॉल हाइट या अप टू स्मॉल हाइट। ऑल्दो कैपिलैरिटी इज नॉट फॉर्म इन वेसल्स, although capillarity is not possible in vessels due to having broad lumen, hence rejected। अब सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी जो आई इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ से आपको नोट करना है। कोहेजन टेंशन थ्योरी और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। इसमें फर्स्ट लिखिएगा प्रपोज बाय डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन एंड जॉली by formation of डैश करके आगे लिखिएगा नंबर 1 continuous water column, में लिखिए by cohesive force between water molecules, and adhesive force between water and xylem walls. Hence develop surface tension और great tensile strength। ये यहाँ तक अभी नोट नहीं किया? चलो नोट करो, फिर मैं आगे लिख दे रही हूँ। जहां पे कंटिन्यूस वाटर कॉलम लिखा है यहां पे लिख दीजिए सरफेस टेंशन। डेवलप ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या हो गया? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है जो स्ट्रेंथ टेंशन क्रिएट करे, दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। हेंस डेवलप ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सेकेंड इसमें लिखिएगा ट्रांसपिरेशन generated पुलिंग फोर्स। यानी ट्रांसपिरेशन पुलिंग फोर्स जनरेट करता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा।
एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए ड्यूरिंग एसेंट ऑफ सैप कंटिन्यूअस वाटर कॉलम इज फॉर्म्ड बाय टेंसाइल स्ट्रेंथ या कोई से 4 एडासिव फोर्स और उसमें ट्रांसपिरेशन पुल भी दे दिया जाए, तो आपको ट्रांसपिरेशन पुल एक्सक्लूड करना है, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस वाटर कॉलम के बारे में केवल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको कभी भी ट्रांसपिरेशन पुल नहीं लिखना अगर केवल आपसे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बोला जाए, ये आपको पता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपके दिमाग में केवल और केवल एसेंट ऑफ सैप रहता है, आपको ये नहीं पता लगता कि एसेंट ऑफ सैप के समय कंटिन्यूअस वाटर कॉलम के फॉर्मेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस वाटर कॉलम फॉर एसेंट ऑफ सैप। तो आप लोग ट्रांसपिरेशन भी इंक्लूड करते हैं, जबकि केवल आपको कंटिन्यूअस वाटर कॉलम के बारे में बताना है। ठीक है, इससे यहाँ ट्रांसपिरेशन एक्सक्लूड होगा। लेकिन जब आपको एसेंट ऑफ सैप के बारे में पूछा जाए तब आपको बताना है कंटिन्यूअस वाटर कॉलम फॉर्मेशन एंड ट्रांसपिरेशन पुलिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये तो यहाँ पे जो है जिम्नोस्पर्म के लिए एंजियोस्पर्म के लिए पॉसिबल हो पाता है, लेकिन जब जिम्नोस्पर्म की आप बात करते हो तो जिम्नोस्पर्म में केवल ट्रैकिड्स ही हैं, वेसल्स नहीं है, तो वहाँ एसेंट ऑफ सैप जो है नॉर्मल ट्रैकिड्स के ही थ्रू हो जाता है। तब वहाँ थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा, इतना ज़्यादा नहीं नैरो होता, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म है वो भी टॉल ट्रीज हैं। और टॉलेस्ट में आपने सिकोया पढ़ा है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो सिकोया सेमी परविरम सेकेंड टॉलेस्ट है, और अगर टॉलेस्ट देखा जाए तो इसमें यूकेलिप्टस रेगनेंस है, 114 पॉइंट समथिंग मीटर उसकी हाइट है, 111 पॉइंट समथिंग हाइट है इसकी सिकोया सेमी परविरम्स की, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेडवुड। तो वहाँ तो ट्रैकिड्स ही हेल्प करती है, तो ट्रैकिड ज़्यादा डेवलप है ना, क्योंकि वहाँ पे जो है उसमें जब आप देखोगे क्या नाम है, बॉर्डर पिट्स सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ट्रैकिड्स पे ही बॉर्डर पिट्स होंगी, एंड वॉल पे होंगी, वो इसको सपोर्ट करती है, तो वो लॉन्ग जो है कॉलम बना लेगा। और तो कंटिन्यूअस नहीं है फिर भी जो है स्ट्रॉन्ग बनता है कॉलम। ठीक है, तो जहाँ जितनी ज़्यादा पिट्स होंगे मतलब लिग्निन का डिपोजिशन ज़्यादा है, बॉर्डर पिट्स वहाँ पे ज़्यादा हो गए। चलो, तो ये तो आपको बताना है एंजियोस्पर्म के लिए। तो एंजियोस्पर्म में मेनली जो ट्रांसपोर्ट होता है वो वेसल्स के थ्रू है। वेसल्स में क्योंकि ट्रैकिड नैरो है, इससे जनरली यहाँ पे जो है कैपिलैरिटी ट्रैकिड के लिए तो पॉसिबल है। यहाँ आप एसेंट ऑफ सैप के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इसको पढ़ रहे हैं, एक स्टेटमेंट लिखिएगा, कैपिलैरिटी ऑल्सो सपोर्ट्स द एसेंट ऑफ सैप। इसमें नोट करो, कैपिलैरिटी ऑल्सो सपोर्ट, लास्ट में अलग से स्टेटमेंट लिखना है आपको, ये आपने नोट कर लिया पूरा। इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखो इसमें लास्ट में, कैपिलैरिटी ऑल्सो सपोर्ट, कैपिलैरिटी ऑल्सो सपोर्ट द एसेंट ऑफ सैप। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट लाइन चेंज करके नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टेंशन, negative and positive tension both are responsible for ascent of sap. Negative and positive tension both are responsible for ascent of sap. अब ये नेगेटिव टेंशन कैसे क्रिएट होगा? ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन के कारण नेगेटिव टेंशन क्रिएट होगा ना, ट्रांसपिरेशन से वाटर लूज हुआ, यहाँ पे टेंशन नेगेटिव हो गया, तो वाटर मॉलिक्यूल अपसाइड में मूव करते जा रहे हैं। और पॉजिटिव टेंशन क्या होगा, जब रूट प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो ये पुशिंग फोर्स जनरेट करेगा। दोनों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि नाइट में जो है ये यहाँ पर रूट प्रेशर ही डेवलप करता है, और डे टाइम में जो है वो नेगेटिव टेंशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों ही एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट अलोन अगर हम लोग कह दें कि केवल और केवल पॉजिटिव टेंशन रिस्पॉन्सिबल एसेंट ऑफ सैप के लिए, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि इसके वैल्यू ज़्यादा नहीं है। ऑल्दो सपोर्ट करता है, क्योंकि ये फिनोमेना हो रहा है, इससे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव टेंशन दोनों रिस्पॉन्सिबल है। मेनली तो जो है नेगेटिव टेंशन होगा। पॉजिटिव टेंशन क्या है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेगेटिव टेंशन क्या है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, और दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। भाई आपके पास सफिशिएंट मनी है तो भी आप आगे बढ़ेंगे, मनी नहीं है तो ये क्राइसिस आपको आगे बढ़ा देगी। बढ़ना जिसको है आगे, वो हर हाल में आगे बढ़ेगा। इट डजेंट मैटर कि वो क्राइसिस में है या उसके पास सफिशिएंट अमाउंट है। ठीक है, तो जिसको आगे बढ़ना है, जिसको ग्रोथ करनी है, वो डेफिनेटली करेगा। कोई भी क्राइसिस उसको लिए हर्डल नहीं होता है, वो क्राइसिस ही उसका पार होता है जो उसको आगे बढ़ाता है। और जिसके पास ऑलरेडी जो है सफिशिएंट अमाउंट में मनी है तो वो उसकी हेल्प से आगे बढ़ता जाता है। लेकिन जो क्राइसिस से आगे बढ़ा है, मेनली जो है लॉन्ग रेस का जो है देखा जाए तो वही बंदा होगा,
क्यों? क्योंकि आपने क्राइसिस फील की। इट डजेंट मैटर कि आपके पास सफिशिएंट है तो भी आप क्राइसिस फील नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो है ड्रीम्स कुछ और हों, है ना। जब आपकी ड्रीम्स कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी ड्रीम्स क्या है, डिपेंड करता है उस पर। ये नहीं मैटर करता है कि आपके पास पैसे हैं नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं है, आपके ड्रीम्स कैसे हैं। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी जो है हार्ड वर्क करते रहते हैं क्योंकि उनकी ड्रीम्स बहुत बड़ी होती हैं, और कुछ को होता है कि भाई ड्रीम्स बहुत छोटी हैं, हो गया काम खत्म, बस अब चुपचाप शांति से रहो, बहुत मिल गया। ऐसे लोग हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी कंडीशन है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों ही कंडीशन में एसेंट ऑफ सैप होना है। अगर नेगेटिव हुआ तो उसे पुल किया जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो उसे पुश किया जाएगा। देख बेटा, जायदाद ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, मेहनत कर ले तू, ऐसा होगा। लेकिन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं एसेंट ऑफ सैप के लिए। चलो, दिस इज ऑल अबाउट द एसेंट ऑफ सैप। यस, क्या? हाँ, बिल्कुल सही है, और इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। रूट प्रेशर भी कंटिन्यूअस बना देगा, क्योंकि रूट प्रेशर क्रिएट कर रहा है, पानी तो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच ही होंगे, तो रूट प्रेशर भी यही करेगा। और इसके अलावा कैसे बेटा से नो, बोथ रीजंस आर मेन, बिकॉज जब पुशिंग प्रेशर जनरेट होगा तब भी कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बना है, वाटर ब्रेक ही नहीं हो रहा है। और दूसरा कैसे बेटा से फोर्स भी कंटिन्यूअस बना रहे हैं। व्हाट? या water will absorb passively, right? Actively absorption. चलो, जिसके जो डाउट है हाथ खड़े करिए और पूछिए। चलो, आपका ये क्लियर है? नहीं, एनसीईआरटी वगैरह आपको अपने लिए पढ़ना है, जो भी डाउट होगा यहाँ पूछ लेना, डेफिनेटली डाउट आएगा। सबसे बड़ा चैप्टर ट्रांसपोर्ट चैप्टर है, जो सबसे ज़्यादा जो, हाँ, यहाँ पे प्रिंट किया गया, पूरी फीलिंग्स को उड़ेल के रख दिया गया है। तो अब वही फीलिंग पहले कुछ कहती है, वही फीलिंग बाद में कुछ कहती है, तो आपको इसको जो है एनालाइज करना है, विच वन इज करेक्ट। ठीक है, दोनों ही सही हैं। चलो, अब एक छोटा सा टॉपिक है गटेशन। गटेशन क्या है? गटेशन है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, अल्टीमेट है। क्या बताएं, जितना तारीफ करी जाए उतना ही कम। लॉस ऑफ वाटर बाई हाइड्रा थॉट्स। तो लॉस ऑफ वाटर तो स्टोमेटा के थ्रू भी हैं। फिर लिक्विड फॉर्म, अच्छा, अब पूरी बात सुनते नहीं हो। वाह 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 वाह, वेरी, तालियां बजनी जो है शुरू हो गई। बिल्कुल सही है। चलो सुनो, इट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम मार्जिन्स और टिप ऑफ द लीव्स थ्रू हाइड्राथोर्स ड्यू टू रूट प्रेशर। अर्थात, सब लोग चुप हो गए, अब सुन लो जरा। लीव की मार्जिन से या लीव की टिप से जब भी वाटर लॉस ड्रॉपलेट के फॉर्म में हो, हाइड्राथोर्स के थ्रू हो, और रूट प्रेशर उसका रीजन हो, तो इसे कहा जाता है यहाँ पे गटेशन। गटेशन में वाटर लॉस ज़्यादा होता है। एक सिप पानी पीना और एक गटर पीना, दोनों में डिफरेंस है। गटर पीना, गटर लॉस, दिस इज कॉल्ड गटेशन। यानी अगर लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स होना, तो इसको हम कहते हैं गटेशन। ये डेफिनेशन आई हुई है। इसका रीज़न क्या है? ऑब्वियसली रूट प्रेशर। पानी ज़्यादा अमाउंट में तब निकलता है जब प्रेशर पुशिंग हो। अगर ट्रांसपिरेशन पुल कर रहा होता तो उस समय गटेशन नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुलिंग करके इसको एवेपोरेट कर दे रहा है, तो पानी यहाँ पे कलेक्ट ही नहीं हुआ, जो यहाँ प्रेशर क्रिएट हो और यहाँ पे ड्रॉपलेट के फॉर्म में लूज करे। इट मीन्स नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में ही गटेशन पॉसिबल है, और ये हमेशा लीव की मार्जिन या लीव के टिप पे होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्राथोर्स वहीं पे होते हैं। अब आपको बताना है व्हाट इज डिफरेंसेस अमंग द स्टोमेटा, लेंटिसिल्स एंड हाइड्राथोर्स। क्या? एंड व्हाट अबाउट लेंटिसिल्स? इट ऑल्सो ऑलवेज ओपन। अच्छा, अब सब लोग सुन लो। लेंटिसिल्स हो गए, हाइड्राथोर्स हो गए, हमेशा ओपन होते हैं, इसमें कभी क्लोजिंग नहीं होती।
लेंटिसेस जो प्रेजेंट होते हैं वो स्टेम पे है, रूट पे है, फ्रूट पे है, लेकिन हाइडाथोर्स जो होता है वो केवल और केवल लीव्स पे है। ठीक है, लेंटिसेस के थ्रू गैशियस एक्सचेंज भी है, ट्रांसपिरेशन भी है, लेकिन हाइडाथोर्स के थ्रू ओनली एंड ओनली गटेशन है। जो यहाँ पर स्टोमेटा की अगर बात की जाए तो स्टोमेटा यंग स्टेम पे भी है और लीव्स पे भी है, और इसके थ्रू वाटर लॉस वेपर के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो है वाटर लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, गटेशन में ड्रॉपलेट के फॉर्म में हो रहा है। जो हाइडाथोर्स लेंटिसेस है परमानेंटली ओपन है, जबकि स्टोमेटा में क्लोजिंग ओपनिंग होती रहती है। ठीक है, रैपिड क्लोजिंग ओपनिंग होती रहती है इसमें। तो ये जो है यहाँ पर डिफरेंस हो गया हाइडाथोर्स, लेंटिसेस एंड स्टोमेटा। लेंटिसेस कब बनते हैं? ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो कॉक सेल बनी उसमें कुछ जो है पोर लाइक स्ट्रक्चर लिविंग सेल बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड लेंटिसेल्स। ठीक है, तो अब लेंटिसेल्स यहाँ हम लोग नहीं कहेंगे, यहाँ हमें कहना है हाइडाथोर्स। हाइडाथोर्स के थ्रू जो है ये गटेटेड वाटर बाहर निकलता है, एंड दिस गटेटेड वाटर इज इम्प्योर बिकॉज इट इज मिक्सचर ऑफ वाटर, मिनरल, सम वेस्ट मटेरियल, इन सब का मिक्सचर है। इससे जहाँ पे गटेटेड वाटर होगा, जब सनलाइट और सनलाइट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वाटर एवेपरेट हो जाएगा और ये वाइट सॉल्टी लेयर जो है डिपॉजिट हो जाती है उस जगह पर। ठीक है, तो वहाँ पे गटेशन है। गटेशन जो है वो ओट्स में प्रेजेंट होगा। कुछ एग्जाम्पल है, टमाटो है, ओट्स है, या एक गार्डन नसर्शियम प्लांट है उसमें होगा। गार्डन नसर्शियम विंटर्स में ग्रो करता है, सीजनल प्लांट है, हर्बेशियस है, हाइट लगभग यहाँ से यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं होगी। कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, तो आपने सीजनल प्लांट ऐसे विंटर्स में बहुत सारे देखे होंगे, गार्डन्स में लगे होते हैं, छोटे छोटे पर्पल कलर, पिंक कलर, मजेंटा कलर, रेड कलर, इस तरह के फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर गार्डन नसर्शियम है, इसको इसी नाम से जाना जाता है। तो आपको गार्डन नसर्शियम ही याद रखना है। आपका कॉमन नेम शायद सुना, कॉमन नेम तो सुना भी नहीं होता इसका, शायद नहीं, डेफिनेटली नहीं सुना होता। इसको जो सेल आउट भी किया जाता है वो गार्डन नसर्शियम के नाम से ही होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसकी डिस्कवरी नहीं करनी है बहुत ज़्यादा। जो है अगर देखना चाहें उस प्लांट को तो आप गूगल पे बाद में सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, और आपने डेफिनेटली वैसा प्लांट देखा होगा, बस नाम नहीं पता है। ठीक, ये तो गटेशन है। गटेशन में इससे रिलेटेड जो स्पेशली सेल होती है इसको हम कहते हैं एपिथेम। एपिथेम जो होती है थिन वॉल्ड कलरलेस सेल्स होती है, लूज मास ऑफ सेल्स हैं, इनके बीच में गटेटेड वाटर कलेक्टेड होता है, और जब प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ से ये वाटर बाहर निकल जाता है। भाई जाइलम के थ्रू एसेंट ऑफ सैप हो रहा है। अब यहाँ पर अगर जाइलम के एंड में कोई लूज मास ऑफ सेल्स है ना, तो इसको कह देते हैं यहाँ पर हम एपिथेम। गटेशन की डेफिनेशन एक लाइन की है, इसको लिख लो। गटेशन की एक लाइन की डेफिनेशन लिखिए। लिखिए इसमें, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर in the form of droplets, loss of water in the form of droplets from margin or tip of leaves, from margin or tip of leaves through hydathoids, through hydathoids due to root pressure, due to root pressure is called guttation, is called guttation. Gutted water is impure. अरे भाई नोट कर लो इसको, गटेटेड वाटर इज इम्प्योर विच इज मिक्सचर ऑफ mixture of water, minerals and some waste material. Mixture of water, minerals and some waste material.
एग्जाम्पल लिखिए ओट्स। कितने तुम लोग खुश दिल हो, मुस्कुराते रहते हो, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। चलो लिखो। हंसने को कहा जा रहा है। ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा गार्डन नसरशम, और ये डायग्राम बना लेना। यहां लिखिएगा वेन एंडिंग। हाइडाथोर्स को लिखिएगा ऑलवेज ओपन। ये इसमें मीजोफिल सेल्स हैं। हाँ, क्या हो गया अजीत, कुछ पूछ रहे हो? ओट्स को जई बोलते हैं, जई, जौ नहीं। जई होता है अलग, जौ अलग है, तो इसको जई बोलते हैं। चलो एपिथम में लिख लीजिएगा थिन वॉल्ड लूजली अरेंज्ड कलरलेस सेल।